सर जी ऑनलाइन बोलो, आप बताइए आवाज़ डिस्प्ले ठीक है। सर जी शुरू करें अपना आज का काम। जी सर। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले टैक्स क्या होता है इसकी डिस्कशन की थी। दूसरे नंबर पे टैक्स लागू क्यों किया जाता है इसकी डिस्कशन की थी। फिर रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा टैक्स लागू करने का क्या मकसद है इसकी डिस्कशन हुई थी। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी डिस्कशन हुई थी। एडम स्मिथ ने जो टैक्स के बारे में कहा कि टैक्स के कानून को कैसा होना चाहिए वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लागू कैसे होना है उसके 3 प्रिंसिपल से। बेनिफिट प्रिंसिपल, और क्या था एबिलिटी टू पे, और क्या था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात हुई। फिर जब ये भी खत्म हो गया तो इसके बाद काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, फ्लैट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, इसकी बात हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स की बात हुई, उसकी डिस्कशन की। फिर प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। प्लीज कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं कोई सवाल पूछना? ले सर। डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले आ गया 2 तरह के टैक्स हैं, 2 तरह के टैक्सेस हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, यानी थ्रू एन इंटरमीडियरी गवर्नमेंट को पे किया जाता है। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है। ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे करता है। दिस इज इनकम टैक्स। वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। मेरी 1 लाख रुपए की इनकम है, सेल है, 90,000 रुपए के खर्चे हैं, पीछे क्या रह गया 10,000 रह गया। ये 10,000 रुपए मेरी नेट इनकम होगी, इस पर टैक्स मुझे एफपीआर को जमा कराना है। ये डायरेक्ट टैक्स है। मैं जिम्मेदार हूं कि मैं एफबीआर को ये पैसे जमा कराऊं। दूसरे नंबर पे वो टैक्स जो कि किसी तीसरे बंदे को दे दिया जाता है, टैक्स पे डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं कराता। सर आपने मार्केट से जूस खरीदा, जूस के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए का जूस है, 18 रुपए का टैक्स है। आप दुकानदार को 118 रुपए देंगे, वो आपको जूस देगा। ये जो 18 रुपए का टैक्स है ये आप खुद जमा करा रहे हैं एफबीआर को? नहीं। कौन करवा रहा है जमा? आपने किसी तीसरे बंदे को दे दिया है, इंटरमीडियरी को दे दिया जो एफबीआर को जमा। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो?
सर ये इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। ले सर एक बार आपको शुरू कराता हूं। डायरेक्ट टैक्स that are directly paid to the government by the taxpayer। गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट को पे किया जाता है टैक्स पेयर की तरफ से। इट इज अ टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल। ये टैक्स किस पर अप्लाई हो रहा है? इंडिविजुअल्स पर और ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली अप्लाई करती है, और ये इदारे डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अच्छा, इनकम टैक्स क्या है? यानी इनकम पे टैक्स। हम तो अभी ओवरऑल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, हमने अभी किसी पर्टिकुलर टैक्स की डिस्कशन नहीं की। लेकिन इनकम टैक्स की डिस्कशन अगर मैं करूं खास तौर पे, तो इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। कौन सी इनकम? खर्चे लेस करने के बाद वाली इनकम, यानी नेट इनकम पे टैक्स। टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ अ टैक्सपेयर अर्न ड्यूरिंग computed by applying the applied tax rate as applicable to respective taxpayer. Income is classified in the following heads. सैलरी है, इनकम के हेड्स हैं। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स। खर्चे लेस करने के बाद एसेट्स लायबिलिटी, तो भाई नेट इनकम पे टैक्स लगता है। कब? पूरी सारी इनकम पर, और इनकम या सैलरी में से कमाई गई होती है, सैलरी इनकम, या प्रॉपर्टी से कमाई गई होती है, या बिजनेस से, या शेयर्स को बेच के, या इसके अलावा इनकम हो तो उसे अदर सोर्स कहते हैं। ये इन सारे हेड्स में आती है कि ये हेड्स तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सैलरी चैप्टर नंबर 5 है, प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6 है, बिजनेस चैप्टर नंबर 7, 8 है, कैपिटल गेन चैप्टर नंबर 9 है, और अदर सोर्स चैप्टर नंबर 10। सर जी कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेविड ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल वैल्यू टैक्स लागू किया जाता है मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर, सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट्स। सर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी या राइट की ट्रांसफर पर। अब इसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है वो हमारे स्कोप में नहीं है, उसको डिस्कस करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। कैपिटल वैल्यू टैक्स की सिर्फ एक ही लाइन, ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे टैक्स लगता है और राइट की ट्रांसफर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगता है। एक बार जल्दी से डायरेक्ट टैक्स और ये इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। कैपिटल वैल्यू टैक्स मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, जैसा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर और राइट्स की ट्रांसफर पर। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे स्कोप में नहीं है। ले सर
आगे चलता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स हैं? वो टैक्सेस जो आपने डायरेक्टली एफबीआर को जमा बल्कि इनडायरेक्टली इंटरमीडियरी के जरिए एफबीआर को जमा होते हैं। जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस पर सेल्स टैक्स पे करते हैं। ये सेल्स टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, दुकानदार को दे देते हैं, जो अल्टीमेटली एफबीआर तक पहुंच जाता है। सर ये इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंटरमीडियरी के जरिए एफबीआर को किया जाए, डायरेक्टली एफबीआर को ना किया जाए। इसकी एक सबसे पहली एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी गुड्स जो सर जी का मतलब क्या है? टैक्स ही है। इस्तेमाल होता है। इस सब क्या है? और ड्यूटी एक ही, नाम फर्क। पाकिस्तान की हदूद से कोई चीज बाहर जाए अंदर आए, पाकिस्तान की हदूद से कोई चीज बाहर जाए या पाकिस्तान के अंदर आए, ये क्या? ये कस्टम उस पर पाकिस्तान की हदूद से बाहर कोई चीज़ जाए या पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब इसके बाद अगली बात ये समझिए कि जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं देखा जाएगा क्या ये गैर जरूरी चीज है या बड़ी अहम चीज है। अगर ये नेसेसिटी होगी तो फिर तो इस पर रेगुलर टैक्स लगेगा, और बाजों का तो इस पर टैक्स कम लगता है। लेकिन अगर ये लग्जरी होगी तो इस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। वो जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि जी आपने BMW इंपोर्ट की, ये जो BMW इंपोर्ट की ये लग्जरी इंपोर्ट है, इस पर जो टैक्स लगता है असल में कस्टम ड्यूटी लगती है। सेल्स टैक्स भी लगता है लेकिन इंपोर्ट पर जो टैक्स होता है उसको कस्टम ड्यूटी। वो टैक्स लगेगा, वो कहता है पाकिस्तान कस्टम में टैक्स लगेगा। पर हायर टैक्स लगता है। हायर टैक्स आर लेविड ऑन लग्जरी आइटम लेस एसेंशियल गुड्स। हायर रेट्स are levied on luxury items as well as on less essential goods. लग्जरी आइटम या लेस एसेंशियल गुड्स पर हायर रेट पे टैक्स लगता है। और अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करे, आप सुनना बात ध्यान से, अगर मैं बाहर से कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाता हूं तो क्या वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद?
फायदेमंद है। प्लांट मशीन इंपोर्ट करूँगा, उसे इंस्टॉल करूँगा, उस पर वर्किंग होगी, मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, काम चलेगा। सर अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करता है तो उस पर, या इंस्टॉल करता है तो उस इंपोर्ट करता है, उस पर टैक्स कम लगता है। आप मुझे बताएं, चाइना से रुई इंपोर्ट करूं तो वो ज्यादा फायदेमंद है, या बनी बनाई पेंट इंपोर्ट करूं तो वो ज्यादा फायदेमंद है? सर रुई इंपोर्ट करूंगा, रुई से यहां पर धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से सिलाई होगी, उसके बाद पैंट तैयार होगी, फिर बिकेगी। कितने लोगों को रोजगार मिला? अगर मैं बनी बनाई पैंट ही वहां से मंगवा लूं, वो उतना फायदेमंद नहीं है। उसने कहा अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स कम लगेगा, अगर कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स ज्यादा। दिस इज कस्टम ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या गिनती की आइटम्स हैं उन पर एफईडी लगती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये क्या है? ये भी टैक्स की एक टाइप है, कुछ स्पेसिफिक चीजों पर लगती है, जैसे सिगरेट पर, जैसे सिगार, वेप पर, जैसे सीमेंट पर, इस तरह की कुछ सिलेक्टेड आइटम्स। कुछ सर्विसेज पर भी एफईडी लगती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज पर। तो बैंकिंग सर्विस, कुछ सर्विसेज, सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज पर एफईडी लगती है। मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया? अब आमतौर पे माइजन में होता है कि टैक्स है 100 रुपए की चीज, उस पर 18 रुपए टैक्स लगेगा। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि कीमत पे टैक्स लगे, बाज़ चीजों पे किलो के हिसाब से टैक्स लगता है। जैसे तंबाकू पे किलो के हिसाब से टैक्स लगता है, बाज़ चीजों पे नंबर के हिसाब से टैक्स लगता है, जैसे सिगरेट पर यूनिट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। और सर समझ आ रही है? तो वो कहता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है और रिटेल प्राइस पर भी चार्ज होती है, लेकिन बाज़ आइटम पर एफईडी कीमत पर नहीं बल्कि वजन के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से चार्ज होती है। अलबत्ता अगर कोई चीज एक्सपोर्ट की जाए तो उस पर एफईडी चार्ज नहीं। जी, sales tax is levied at various stages of economic activity. Sales tax indirect tax है। कब लागू होता है? जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तब लागू होता है, और जब आप कोई चीज सेल करते हैं तब लागू होता है। कितने %? 18%। सेल्स टैक्स तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना, और एज पर द प्लान इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से इनकम टैक्स शुरू है, उसको डिटेल से शुरू कर देंगे। और 13 जनवरी का डेट मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह सेल्स टैक्स शुरू करेंगे। तो ये एरियाज हमने डिटेल से करने हैं। उसके अलावा एफईडी कैफ लेवल पर बस इतनी है, अलबत्ता सी फैब लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो इंशाल्लाह जब वहाँ जाएंगे तब पढ़ा देंगे आपको। तो भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, 2 मिनट आपके पास है।
अच्छा जनाब, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कोई सवाल पूछते हैं? हम सपोज कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं कुछ खाना पीना, अगर आप कैश पे पे करते हैं तो 16% है और कार्ड से पे करते हैं तो 5% है, तो वो क्या चीज़ है? सर्विसेज पर सेल्स टैक्स है। अगर आप कैश से पे करेंगे तो 16% लगेगा, अगर कार्ड से पे करेंगे तो 5% लगेगा, वो टैक्स है। वो 18% और 16% ये बहुत अच्छा सवाल किया है। एक सेल्स टैक्स है गुड्स पर और एक सेल्स टैक्स है सर्विसेज पर। जो गुड्स पर सेल्स टैक्स है ये विफाक लागू करती है, फेडरेशन लागू करती है और ये पूरे पाकिस्तान में सेम होता है। ये जिसकी, और ये 18% है। और ये जो रेस्टोरेंट पे सेल्स टैक्स लगता है ये गुड्स पर नहीं होता बल्कि किस पे होता है? सर्विसेज पे होता है। जो सर्विसेज पे टैक्स है ये विफाक फेडरेशन लागू नहीं करती बल्कि कौन लागू करता है? प्रोविंसेस लागू करते हैं। ठीक हो गया? हाँ मैं आपको बताता हूं, प्रोविंसेस लागू करते हैं। लागू कौन कर रहा है? प्रोविंस लगा रहा है। तो भाई आप जो 18% पा रहे हो ये गुड्स पर है, ये जो जूस है उस पर टैक्स 18%। डन। अच्छा अब सुने, 16% फिर क्यों लग रहा है रेस्टोरेंट पे खाना खाने से पहले? इसको डिस्कस कर लेते हैं। 16% इसलिए लग रहा है चूंकि इस पर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पंजाब गवर्नमेंट ने 16% का है। ठीक हो कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा 16%। और पंजाब गवर्नमेंट ने यह बात भी कही है कि अगर कोई बंदा कार्ड के जरिए पे करे उसको 5% लगाया जाएगा, 16% नहीं लगाया जाएगा। क्यों? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। कार्ड का मतलब है एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट। कैश का मतलब है आप उसको कैश दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये काम किया, इससे बड़ा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वो कैसे इंक्रीज हुआ है? अब आप सोचते हैं भाई मेरा तो 11% बचेगा ना, तो सीधी बात है 1000 रुपए के बिल पर 110 रुपए का फर्क पड़ता है। तो आप अगर 10,000 का बिल हो तो फिर तो 1000 रुपए 1100 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप चाहेंगे ना कि आपके पैसे बचें। अच्छा वो इदारा वो क्या करता था? इदारा वो सेल शो ही नहीं करता था जो आप कैश में देते थे। अब जब आप कार्ड के जरिए देंगे तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसके जरिए इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए और उसको उससे फायदा, रेवेन्यू भी ज्यादा इकट्ठा हुआ, इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंट हो गई, कंज्यूमर को भी 11% का फायदा हो गया। ये पॉइंट है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जैसे पिछले दिनों की बात है, मैं कार्ड पे पेमेंट करी थी तो उन्होंने कहा कि कार्ड पे 2% एक्स्ट्रा चार्ज होगा rather than कैश पे। तो ये क्या? अच्छा जरा सुनिए। अच्छा उसमें यह है कि ऐसा हो, अब ये ना जिसके पास वो मशीन है वो आपको अपने तौर पे ये चीज कह रहा है, असल में वो डिस्करेज कर रहा है कि आप कार्ड से पेमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उसके अकाउंट में ये हिट होगी ना अमाउंट, वो ये चाहता है कि ये बात छुपी रहे। अब उस 2% का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पर्टिकुलर दुकानदार है जो अपनी मर्जी से लेके चल रहा है। बहुत से लोग हैं, बहुत से रेस्टोरेंट हैं, वो कहते हैं कार्ड से पेमेंट हो ही नहीं सकती, हमारे यहाँ सिर्फ कैश। क्यों? वो ये चाहते हैं कि यार मामला बांध ही रहे, हमें जरूरत ना पड़े किसी को बताने की। कुछ ऐसे हैं जो कि एनकरेज करते हैं। अब जिसने तो जमा कराना है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, 5% आएगा वो दे देगा, 16% आएगा वो दे देगा। तो जिसने टैक्स को
एवेड करना होता है उसमें होता है। आप ना एक क्या याद आ गया, फर्म के लोग ही कुछ कहे हुए थे, अक्सर ऐसा भी हो जाता है वो आपसे 16% चार्ज करते हैं, वो खुद रजिस्टर्ड ही नहीं होते। सर जी अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप किसी से पैसे ले ही नहीं सकते सेल्स टैक्स के, ठीक हो गया। अब वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो 16% चार्ज कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी स्लिप लेके आए, उन्होंने कहा जी दिखाएं आप रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने उस कंप्यूटर पर सारा सिस्टम लगाया, उन्होंने कहा आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप गलती हो गई हमसे, आप जाने दें इस बात को। जिसको पता है वो तो नहीं आपको अलाउ करेगा कि आप उसे टैक्स चार्ज कर लें। अलबत्ता अगर कभी आप रेस्टोरेंट जाएं तो वो स्लिप पर देखें, उसका STRN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक हो गया। पंजाब, अब ये सर्विसेज पे टैक्स है, ये गुड्स पर टैक्स नहीं है, तो इसके लिए वो PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का उनके पास एक वो होता है सर्टिफिकेट होता है जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि जी ये देखें हम रजिस्टर्ड हैं, और इस रजिस्टर ये जो आपको बिल दिया जा रहा है उस बिल के ऊपर बड़ा वाज़े लिखा होता है कितनी अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स आपसे चार्ज की जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है जी सर। सर ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है सर, हम लोग गए सर 40 स्ट्रीट सर पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो उन्होंने कहा अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे ना तो पिज़्ज़ा मिलेगा 2400 का, अगर आप किसी और बैंक के कार्ड से पेमेंट करेंगे SBI के अलावा सर आपको मिलेगा 2200 का, और ये अगर आप करेंगे सर SBI के कार्ड से पेमेंट सर तो ये आपको मिलेगा 1900। सर जी फिर वही बात है कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप 2400 का नहीं मिल रहा, 1900 का मिल रहा है, 2200 का मिल रहा है, भाई इसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एक प्रमोशन से ताल्लुक है। 2-3 कार्ड्स का मुझे भी पता है 45% 50% बहुत सी जगहों पर ऑफ है। अलाइड बैंक का एक कार्ड है, 2-3 और कार्ड्स हैं। मेरा भी ज़रा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो इस वजह से मैं कि मतलब किस कार्ड पर क्या ऑफर चल रही है, ठीक है। तो आप सिर्फ वैसे ही अभी क्या कहते हैं क्लास के बाद ज़रा गूगल करें और आप देखेंगे जो मीज़ान का कार्ड है उस पर कहाँ कहाँ ऑफ है, वो सारा बता देगा कि जुनैद जमशेद से आप चीज़ें खरीदेंगे तो इतना ऑफ है। अब उसका टैक्स से ताल्लुक नहीं है, ये तो वो बैंक चाहता है कि हमारे पास पैसे रखवाएं तो फिर उसको ये बेनिफिट मिले। बैंक बेनिफिट दे रहा है अपने कस्टमर को, इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो टैक्स तो ये वाली बात यहां तक ठीक है कि आम बंदे के लिए कैश में पेमेंट किया तो 16% और कार्ड से किया तो 5%, यहां पर टैक्स का ताल्लुक है। इसके अलावा जितनी भी डिस्कशन हो रही है उसका टैक्स से कोई लेना देना। ये बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि वो चाहते हैं कि आप अपना पैसा रखवाएं। बैंक ऑफ पंजाब की कार्ड पर बड़ी अच्छी उस पर होती हैं प्रमोशंस। हाँ, अब उसमें क्या वो कार्ड की मालूमात लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब एक कार्ड मैं चाह रहा था कि मैं उसका करूं तो मैं देखा कि वो 3 मिलियन कम से कम आपके अकाउंट में हर वक्त होना चाहिए। तो भाई अगर 3 मिलियन मैंने रखना है तो 3 मिलियन पर जो बेनिफिट है वो उससे बहुत ज़्यादा है। मैं अपने करंट अकाउंट में 3 मिलियन क्यों रखूँगा? सर समझ आइए। तो ये बहरहाल एक डिफरेंट स्टोरी है, इसको हम छोड़ देते हैं। असल बात क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी की गर्ज से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये ऑप्शन दी हुई है कि जो बंदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा या डेबिट कार्ड के बैंकिंग कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा, उस पर 5% टैक्स लेगा इंस्टेड ऑफ 16%। लो सर, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। आपने कहा प्रोविंस ये, हाँ जी, तो डिफरेंट प्रोविंसेस पे डिफरेंट रेट होंगे? हाँ, डिफरेंट प्रोविंसेस पे डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए तो हमारे सिलेबस में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है,
वरना कराची का पेपर मुख्तलिफ होता, लाहौर का मुख्तलिफ होता। हमारे सिलेबस में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो कानून सब पर लागू होता है उसी को ही टेस्ट किया जाता है, उसी में से ही पेपर बनता है ताकि सब लोग चलें। डन? ले सर। सर ये केटीके वाली साइड पे लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा सर, अपने पंजाब सिंध और इन इलाकों में सर नहीं होती सर, बिल्कुल भी करने नहीं देते सर, रीज़न क्या है सर जी कस्टम, अब ये टैक्स लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात, टैक्स का कानून है, उसने उसकी परवाह नहीं की, कस्टम पे नहीं किया हुआ उस गाड़ी पर, वो गाड़ी पाकिस्तान के नंबर पर रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक हो गया ना? तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, आप पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते, बस ये बात है। तो उसके पीछे वाली साइड पे कंप्लायंस कमज़ोर है तो वहाँ पर ये चीज़ सरेआम हो रही है, बस। फिर वही बात है कि दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ ये है, यानी आई एम देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि लाल लाइट का मतलब है रुकना है, ग्रीन लाइट का मतलब है चलना है। अब आप मुझे कहेंगे सर वो मैं कल खड़ा हूं इशारे पे, मैंने देखा कि लाल लाइट थी, मोटरसाइकिल वाला जल्दी से निकाल के ले गया। यस, ऐसा होता है, बट हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, कानून क्या है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही? ये बात डन सर जी। नॉन कंप्लायंस हर जगह पे है, इनकम टैक्स की भी है, सेल्स टैक्स की भी है, मगर हमने सिस्टम को समझना है। जो बंदा सिस्टम को समझता है वो बंदा ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा। और याद रखें, एक अजम्पशन यही रखेंगे, कंप्लायंस हो रही है। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लगे यार गल्ला ही है, कोई भी इस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता, तो फिर तो टैक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक्चुअल में 56 लाख लोगों ने अब तक रिटर्न जमा कराई है, तो कंप्लाइंस हो रही है तो इतने लोग जमा कराए ना, लोग टैक्स पर अमल दरामद कर रहे हैं तो जमा करा रहे हैं ना रिटर्न। तो भाई बात ये कंप्लाइंस हो रही है। इशारे जनरली पूछे यार कितने लोग इशारे पे खड़े होते हैं, तो आप कहेंगे यार ड्रामेबाजी है, हम तो जब भी जाएं लोग इशारा तोड़ते हैं। कभी इशारे पर खड़े होकर गौर करें, 98% लोग खड़े होते हैं, 2% लोग इशारा तोड़ते हैं। बहैसियत इंसान हर बंदे को वही 2% नज़र आते हैं जो इशारा तोड़ रहे होते हैं, हालांकि इशारे पर लोग खड़े होते हैं। इसी तरह कंप्लायंस होती है, लोग टैक्स अदा करते हैं तो मुल्क चल रहा है ना सर, समझ आ रही है? लेकिन जनरल अदा करने वाली बात है वो नोटिस नहीं होती, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। जो टैक्स चोरी वाली बात है उसको किया जाता। ले सर, लेकिन ये टैक्स आया किस तरह पाकिस्तान में? असल में ये पाकिस्तान में नहीं आया, ये आया जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था और यहाँ पर थे। तो 1857 में जब जंग आज़ादी हुई है तो जो अंग्रेज़ थे, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उनको बड़ा मुश्किल हुआ रिटेलिएट करने में, लोगों को संभालना, उस पर उनका बड़ा पैसा लग गया। चूँकि ये लोग तो उस वक्त ही कह रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। उस वक्त थीम ये नहीं थी इंडिया पाकिस्तान बनेगा, उस वक्त था कि गोरे से हमारी जान छूट जाए। बट इन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने भी अपने जोर लगाया और इन लोगों को बैठा दिया और इस पर बड़ा पैसा लगा, बजट डेफिसिट आ गया। 1860 में उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स नहीं, 18 ये वाला टैक्स जो था 1860 1865 में रिपील मनसूख खत्म हो गया। रिपील का मतलब है मनसूख होना, खत्म होना। 1886
कानून रिलेटिवली बेहतर था, लेकिन ये सिर्फ ताजिरों के लिए था और स्पेसिफिक एरिया के लिए था। यानी ये सिर्फ किसके लिए था? ट्रेडर्स के लिए था और सम प्रोविंसेस पे अप्लाई होता था, कुछ प्रोविंसेस पर सिर्फ एप्लीकेबल था। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आ गई, यानी 1886 का कानून बन गया और चलता रहा। सिर्फ ताजरों पे लगता था, स्पेसिफिक सूबों पर लगता था, पूरे इंडो पाक में नहीं था। 1914 से 1918 में पहली जंग अजीम हुई। उसके दौरान 1917 में, अब चूंकि ये लोग जो इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट थी, उस जंग में तो फिर पूरी दुनिया जो है वो उसमें हो गया था कि जी आप किसकी तरफ हो, और सबका पैसा लगा। इन लोगों को भी काफ़ी, उस पहली जंग अजीम में इन लोगों के भी गवर्नमेंट लेवल पर बहुत खर्चे हुए और इन्होंने 1917 में उस जंग की कानून निकाला जिसमें इन्होंने कहा बंदे 1000 से वो टैक्स देगा। 1917 का 50,000 है, आज का कम से कम 5 करोड़ रुपया। अगर गोल्ड से कैलकुलेट करूँ ना, उस वक्त अक्सर होता है ना, कुछ बड़े कहते हैं उस वक्त सोना की पास ही होता है ना, उस वक्त सोना कितने का था या उस वक्त डॉलर कितने का था, उससे ही मेजर करें तो इतने का फर्क है कि जिसकी इतनी ज़्यादा टैक्स थे या कंपनीज पे टैक्स लगा था, उनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे कंपनी पे टैक्स लगा था, उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे, वो प्रॉफिट्स जिनको तकसीम नहीं किया गया था। आमतौर पे कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसको शेयर होल्डर में तकसीम कर दिया जाएगा, जो तकसीम नहीं किया जाएगा उसको रिटेन कर लिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। अच्छा जनाब, 1917 में कानून बना, फिर 1918 में बना। इस कानून में फिर 1920 में 1917 वाले कानून में तब्दीली आई, और लेकिन 1922 में जो कानून बना ये सबसे अच्छा कानून था, जो 1886 के कानून को मिलाया, 1917 वाले कानून को मिलाया, 1918 वाले कानून को देखा और 1920 वाली चेंजेस को देखकर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा कानून बन गया। कब? 1922 में। ये इतना अच्छा कानून था, 1922 से में ये बना है, फिर पाकिस्तान बनने तक ये वाला कानून चलता रहा। और जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ पर तो कोई सूरत हाल ही नहीं थी, मतलब नया मुल्क बना हो तो सब कुछ दरम बरम था। इन्होंने वही वाला कानून एज इट इज़ क्या कर लिया, कुछ अमेंडमेंट के साथ उसको अडॉप्ट कर लिया, और 1979 में which remained in force in Pakistan till 30 June 1979, when the new law was announced, the income tax ordinance with effect from 1 July 1979। तो वो कहता है इनकम टैक्स एक्ट 1922 का जो इन फोर्स रहा पाकिस्तान में 30 जून 1979 में, when the new law was announced, the income tax ordinance 1979 with effect from। सर जी, पहली बार ज़ियाउल हक के दौर में इनकम टैक्स का कानून लागू हुआ, दैट वाज 1979। इससे पहले तक तो वो 1922 वाला ही चलता रहा, और फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ के दौर में इनकम टैक्स का कानून बना, यानी ज़ियाउल हक के जो दौर के बाद 23 साल तक वो कानून चलता रहा, और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बना, और ये वाला कानून आज तक चल रहा है। ये वाला कानून आज तक चल रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नेसेसरी अमेंडमेंट्स के साथ। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर आप तो कह रहे थे कि टैक्स का लॉ चेंज होता है, तो ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आज तक चल रहा है। जी, कानून वही है, इसमें
अमेंडमेंट हो जाती है। किस तरह? फाइनेंस एक्ट के जरिए। फाइनेंस एक्ट 2024 ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के कानून में तब्दीली कर दी, तरमीम कर दी, अपडेट कर दिया उसको। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसा रोज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, इनके जरिए भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम या चेंज की जाती है। हमारे यहां जो ये टैक्स रेगुलरली अपडेट होता है और चेंज होता है, ये क्या चक्कर है? असल में ये क्या है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस आती हैं इसमें। फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें चेंजेस लाई जाती हैं। सर ये एक ब्रीफ सी इसकी हिस्ट्री है कि जनाब इसमें क्या हुआ। एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। अच्छा सर जी, ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात भी आपसे हो गई, चैप्टर आपका हो गया मुकम्मल। आज आपका टारगेट है आपने इसको तैयार करके कल आना है। कल मैं आपको फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिस कराऊंगा और सेकंड हाफ में विद इन द क्लास ही आपका टेस्ट हो जाएगा। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम फिर चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। तो आपको साथ के साथ भी अगर आपको पढ़ना चाहिए था, अगर आप साथ के साथ नहीं भी पढ़ते रहे तो आज मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे में आप इस एरिया को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। तैयार करके आइएगा। फर्स्ट हाफ में मैं इसके पास पेपर और आपको मैं चाहता हूं आप ये क्रैम करके कल आ जाएं, तो हम कल फर्स्ट हाफ में आपको पास पेपर कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे और सेकंड हाफ में फिर आपसे टेस्ट ले लेंगे। डन हो गया सर जी? ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कल इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा और मंडे वाले दिन हम एज पर आवर प्लान चैप्टर नंबर 4 शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही था। कोई सवाल पूछ लीजिए। आप ऑनलाइन वाले टेस्ट कैसे देंगे? एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर जी आप ऑनलाइन वाले टेस्ट ऐसे देंगे कि हम टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आप इसकी पीडीएफ हमें शेयर करेंगे। कल मैं इसका पूरा तरीका जो है वो पहले आपको सेंड कर भी दूंगा। डन हो गया सर जी? लेकिन आप खुद टेस्ट घर में अटेम्प्ट करेंगे और पीडीएफ जो है वो बनाकर शेयर करेंगे। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।